दिग्विजय जी, एक अखबार में लिखा है कि जैसे ओबामा सरकार को डर लगता है विकीलीक्स से, मनमोहन सिंह की सरकार को डर लगता है दिग्गी लीक से। ना ओबामा सरकार विकीलीक्स से डरती है, ना मनमोहन सिंह सरकार डिगी लीक से डरती है। लेकिन ये सच नहीं है कि जब आप कुछ लीक करते हैं तो सरकार को बार बार डिनायल मोड में आना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसको कि आप डिगी लीक के दायरे में ला सकते हो। आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि आपसे कहा गया है कि आप ज्यादा ना बोलें। ये तो कोई रजत जी, ये बात तो कई बार छप चुकी, नई बात नहीं छपी है। जब अन्ना हजारे आपकी अदालत में आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि मनमोहन सिंह जी इतने अच्छे आदमी हैं, अब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं बात करते? उन्होंने कहा वो पहले तो बात कर रहे थे, लेकिन अब उनको कह दिया गया कि चुप रहो नहीं तो कान काटेंगे। ये अन्ना साहब हजारे क्या कहते हैं वही समझ सकते, हम लोग नहीं समझ सकते। आपसे तो किसने नहीं कहा ना कि चुप रहिए नहीं तो कान काटेंगे। मैं हमेशा अपने जो बयान देता हूं अपने दायरे में ही देता हूं और दायरे के बाहर नहीं देता हूं। लेकिन बार बार जब आप बयान देते हैं उस पर पार्टी को सफाई देनी पड़ती, ये तो सच है। किस मामले में? प्रणब मुखर्जी के मामले में पार्टी को सफाई देनी पड़ी। कौन सी सफाई देनी पड़ी? प्रणब मुखर्जी के ऑफिस में उनको लगा कि उसकी बगिंग हो रही है, वहां पर कुछ पैसा पदार्थ उनको मिला और सरकार ने कहा कि नहीं इसमें कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपने कहा कि नहीं मुझे इस बात की बड़ी चिंता है और इसकी जांच होनी चाहिए। रजत जी, अगर आप मेरा पूरा बयान देखेंगे तो मैंने ये कहा था मुझे विश्वास नहीं होता कि वित्त मंत्री जी के दफ्तर में कुछ हो सकता है। अगर इसमें कुछ तथ्य हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, ये मैंने कहा है। और उसके तुरंत बाद सरकार को और कांग्रेस पार्टी को कहना पड़ा कि प्रणब मुखर्जी ने जो कहा कि उसके आगे कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। निश्चित तौर पे जब उन्होंने ये बात कह दी तो बात अपने आप समाप्त हो गई। इसके पहले जब सरकार के 4 मंत्री स्वामी रामदेव को बात करने के लिए एयरपोर्ट पर गए थे तो भी आपने कहा था कि प्रणब मुखर्जी को यह नहीं करना चाहिए था। मैंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बात यह इस बात की है कि मैंने ये कहा था कि मुझे दुख हुआ उनका जाने से। वहाँ जो अखबारों में छपा है, मैगजीन में छपा है, आपने कहा कि आई वुड नेवर हैव नेगोशिएटेड विद रामदेव एंड आई फेल्ट वेरी बैड एंड अनहैप्पी दैट प्रणब बाबू वेंट टू एयरपोर्ट टू मीट हिम। मैंने कहा वही तो छपा है जी। और उसमें आपने ये भी कहा कि उन्होंने ही वर्चुअली स्टेक्ड हिज पॉलिटिकल करियर, उन्होंने अपना जीवन भर की जो पॉलिटिकल करियर था उसको दांव पर लगा दिया। मैंने इस बात को कहा था कि प्रणब मुखर्जी साहब उस समय मंत्री बन गए थे जब बाबा रामदेव पैदा भी नहीं हुए थे, और उन्होंने इस बात को समझा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है, काला धन एक ऐसा विषय है जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चर्चा करना चाहती है, सबके सुझाव लेना चाहती है और उस पर जो सरकार कर रही है वो जनता के सामने सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहती है। तो उसमें अगर वो चर्चा करने गए तो ये नहीं मानना चाहिए कि वो किसी को स्वागत करने के लिए गए थे। लेकिन आपको ये भी ठीक नहीं लगा कि इतने सीनियर मिनिस्टर्स उनसे चर्चा करने के लिए भी जाएं? बात यह है कि ये फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स का था और किस संदर्भ में था उसकी मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आम कांग्रेस के लोगों को और मुझे भी इसका दुख हुआ कि उन्हें वहाँ एयरपोर्ट जाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं को हमने स्वामी रामदेव के साथ देखा है। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री है, उनको साथ में देखा, सुबोध कांत साय को देखा, विलासराव देशमुख को देखा, गुलाम नबी आज़ाद, कमलनाथ, सारे लोगों को पिछले 2-3 सालों में उनके साथ उनके मंच पर किसी को पैर छूते, किसी को आशीर्वाद लेते देखा। मुझे तो नहीं देखा ना आपने? नहीं, आपको नहीं देखा। मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या रहस्य सिर्फ आपके पास था? ऐसा है कि साधु संतों से जितना मेरा संपर्क रहता है शायद दूसरों का नहीं रहता है। और ये सब होने के बाद प्रधानमंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा गया कि आपकी 90% बातें मान ली गई हैं। जिनके बारे में इतनी सारी जानकारी आपके पास में थी, उनकी मांगें सरकार मान ले, उनको चिट्ठी लिखे। देखिए, मांगे जो थी, काला धन वापस आना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति किसी को है? अब उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी को मृत्युदंड देना चाहिए। उन्होंने कहा मृत्युदंड संभव नहीं, इसको कठोर बनाने के लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे। लेकिन ज्यादा बड़ी बात तो ये थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी चाहिए। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई तो हमारी चल ही रही है। ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। काला धन वापस लाने के लिए हमारी संधि 24 राष्ट्रों से हो गई है और 18 नाम जो लिंचनस्टाइन बैंक से हमारे पास आए थे वो सारे के सारे नाम सुप्रीम कोर्ट को हम दे चुके हैं। उन पर टैक्स रिकवरी कार्रवाई चालू हो गई है। इसलिए हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार और कालाधन मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है।
क्या कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को अकेले लड़ना चाहती है कि उसमें कोई साथ ना आ जाए? हम तो सबको साथ लेना चाहते हैं। बात यह है कि स्वामी रामदेव आपके साथ ही तो आना चाहते थे। आना चाहते थे, लेकिन बात वह है, फर्क इस बात का है कि पहली बात तो उन्होंने एक समझौता कर लिया, क्लैरिजेस होटल में समझौता कर लिया और बाहर जाके अपना विरोध चालू कर दिया। तो ये तो दोगली बात हो गई ना। तो जो दोगली बात करेगा उस पर पुलिस डंडे बरसाएगी। बात ये, इस पे पुलिस क्या करेगी तो पुलिस वालों से पूछिए, मैं तो पुलिस वाला हूं नहीं। या फिर जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुखौटा गलत चुना, आइकॉन गलत चुना। अगर आइकॉन, मैं तो कहता हूं गोविंदाचार्य जी खुद अपने आप को आइकॉन बना देते भ्रष्टाचार मिटाने का, तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता पर्सनली। लेकिन गोविंदाचार्य जी ने बाबा रामदेव को मुखौटा बनाया और मुखौटा बना के खुद पछता रहे हैं। क्या ये बात भी सरकार को नहीं मालूम थी कि वो आरएसएस का मुखौटा है जब सरकार उनसे बात कर रही थी? देखिए, जहां भ्रष्टाचार और कालेधन की बात होती है, हम सबसे बात करने तैयार हैं, आरएसएस से भी बात करने तैयार हैं। आपकी अदालत में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि ये अपने विरोधियों के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। बार बार जिक्र आ रहा है स्वामी रामदेव का, अन्ना हजारे का, और ये बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि जब दिग्विजय सिंह आए, ये जरूर उनसे पूछिए कि उसामा बिन लादेन को उसामा जी और रामदेव को माठग, ये कहां का न्याय है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने मुझे अवसर दिया इस बात को साफ करने का। जब मुझसे प्रश्न पूछा गया तो बनारस में मैंने कहा कि मैं बधाई देता हूं यूएसए को, अमेरिका को, जिन्होंने एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि पाकिस्तानी आर्मी के एकेडमी के 100 गज दूर पर ओसामा जी रह रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी को मालूम नहीं पड़ा। तो ये कटाक्ष और व्यंग था। वो तो आपके जो मीडिया चैनल होती है उसने वो सब तो खत्म कर दिया, ओसामा जी ओसामा जी ओसामा जी चालू कर दिया। ये एग्जैक्ट बयान मेरे पास में है, आपके शब्द जी। दिग्विजय सिंह बोले, ओसामा जी कई वर्षों से पाक में रह रहे थे। सुन रहे, बस यही तो मुसीबत है। पाक आर्मी ने क्यों कुछ नहीं किया? इसके पहले का आप देख नहीं रहे। उसके आगे लिखा है, अमेरिका ने मारने के बाद समुद्र में फेंक कर अच्छा नहीं किया। ये रजत जी बात वही है। मुझे इस बात की आपत्ति है, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगली बार मुझे आपको अदालत में बैठाना पड़ेगा। बात यह है, मैंने जो कहा था, बाइट मेरे पास है, आपको मैं दे दूंगा। मैं फिर दोहराता हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यूएसए ने एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूरी पर ओसामा जी रह रहे थे और उनको मालूम नहीं पड़ा। अब इसको आप क्या मानेंगे? फिर आपने फिर कह देंगे आपने ओसामा जी ओसामा जी ओसामा जी क्यों कहा? उनको ओसामा जी कहा, चलिए व्यंग में ही कहा, व्यंग में कहा, लेकिन रामदेव जैसे संत को आपने संत, मेरा यही विरोध है। वो संत नहीं है। संत वो होता है जो व्यवसाय नहीं करता है। संत जो होता है त्याग करता है। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यवसाय किया है, योग को व्यवसाय बना दिया। पहली लाइन में बैठोगे 50,000 रुपए दो, दूसरी लाइन में बैठो 30,000 रुपए दो। ये कौन सा योग है? और ये हजारों लोगों के बीच में योग करा रहे हैं। जिसके घर में रुकेंगे उससे 5 लाख रुपए लो, जिसके खाना खाने जाएंगे उससे 2 लाख रुपए लो। ये कौन सा संत का व्यवहार है? ये मेन्यू तो ओपन है, कोई छुपके तो नहीं ले रहे। बस यही है। फिर वो संत मत कहिए उनको, आप व्यवसायी कहिए। लेकिन अगर वो महाठग हैं, आपने जो मैंने कहा कई बार कहा, आज पर कायम हूं। जनता को कह रहे हैं मैं कैंसर ठीक कर देता हूं, मैं डायबिटीज ठीक कर देता हूं। ये तो मैं समझता हूं मेडिकल काउंसिल को इस बारे में देखना चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री को देखना चाहिए। छुपी हुई बातें तो थी नहीं। बात मैं वही आपसे कह रहा हूं कि कैंसर का इलाज वो कहां से कैसे करते हैं। मेरे पास तो अनेक प्रमाण हैं। एक महिला बॉम्बे में, उसको उन्होंने कह दिया कि बाल खिलना तुम्हारे बंद हो जाएंगे, दवाई ले लो। उसकी हालत ये हो गई कि उसके साथ खाने की नली में और छाती पर पूरी दवाई जम गई। अखबारों में छपा था और उसका निकालना पड़ा। दैनिक जागरण के संजीव गुप्ता, उन्होंने दवाई ली, उनकी किडनी फेलियर हो गई। भाई ये सारी चीजों को देखना चाहिए कि आखिर इनको क्यों हम लोगों ने ऐसा मौका दिया हुआ है। जो व्यक्ति के बारे में ये सब मालूम है, आप कह रहे हैं तो सब जग जाहिर बात है, जिसको आप महाठग बेईमान कह रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखते हैं कि आप जो काले धन के खिलाफ अभियान चला रहे हैं बहुत अच्छा अभियान है, मैं खुद आपके साथ खड़े होकर इस अभियान में मदद करना चाहता हूं, हम मिलकर इस अभियान को चलाएंगे। जी, यही तो बात है
कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से काला धन और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, कांग्रेस धन को वापस लाने के लिए, समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। चाहे और वो सबको बेईमान को- सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी को ये सारी बातें जानकारी उस समय नहीं थी, अब सारी बातें उजागर हो गई हैं। लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको उनके बारे में सब कुछ मालूम था और सरकार को कुछ मालूम नहीं था। ऐसा नहीं है, सरकार को हम वहाँ के संत समाज ने, हरिद्वार के संत समाज ने, अखाड़ा परिषद ने महामहिम राष्ट्रपति जी के पास 29 अप्रैल को उनके सारे प्रकरणों की जानकारी दी थी और वो जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में आ भी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनसे इस बारे में चर्चा करना उचित समझा तो उन्होंने चर्चा की। आप कह रहे हैं कि किसी आदमी के खिलाफ कुछ भी अपराध हो, किसी आदमी के खिलाफ कुछ भी जानकारी सरकार के पास हो, उससे काले धन जैसे विषय पर बात करने में सरकार को कोई गुरेज नहीं है। देखिए, बात उस तरह की, आप इसको उस रास्ते मत ले जाइए। कल ऐसा लेकिन ना हो एक कि बात दाऊद है, इब्राहिम से कहा जाए आप मदद करिए, ब्लैक मनी वापस लाने में हम आपके साथ हैं। अजय शर्मा जी, आप दाऊद इब्राहिम की बात यहाँ करके उस सारी बात को और पता नहीं किस मोड़ लेना चाहता। नहीं, आप कह रहे हैं कि इतना सब हो रहा था, अखबारों में छपी हुई चीजें थी और प्रधानमंत्री को नहीं पता था। बात ये कि प्रधानमंत्री जी को कौन कौन सी बात मालूम, कौन सी नहीं मालूम है तो वो बताएंगे। क्योंकि लेकिन मेरा कहना यह है कि रामदेव ने जो भी बात कही है, अब ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पूरी 4 लाख करोड़ का काला धन का उनके पास फिगर कहां से आ गया? उन्होंने कह दिया मैं 400 लाख करोड़ धन वापस ले आऊंगा, पूरे देश का कर्जा माफ कर दूंगा, हर परिवार को 1-1 लाख रुपए दे दूंगा। ये ठगी नहीं तो और क्या है? मैं आपकी बात मान लेता हूं कि प्रधानमंत्री को शायद उनकी मां ठगी के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन 2 जून को आपने ये इस बात को उजागर कर दिया। आपने पब्लिकली कहा कि वो मां ठग हैं, आपने ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं वो आपने कही थी। उसके बाद अगले दिन सरकार के 4 मंत्री उनसे मिलने गए, जिसमें भारत के वित्त मंत्री थे। आप थोड़ा भूल रहे हैं, जब मैंने ये बात कही थी उस समय कही थी जब उनको यहाँ से ले जाया गया था। जून 2011 का बयान है जी। अगर कांग्रेस बाबा रामदेव से डरी होती तो पार्टी उन्हें सलाखों के पीछे बंद कर देती। बाबा रामदेव कारोबारी बन गए हैं, वो योग सिखाने के 50,000 रुपए लेते हैं। कहा है ना, ये कहा। है। आपने ये भी कहा कि आमरण अनशन आंदोलन से ना तो काला धन वापस आएगा ना भ्रष्टाचार मिटेगा। ये भी कहा आपने। जब इतनी सारी बातें आपने किसी व्यक्ति के बारे में कह दी, उसके बाद भी सरकार के मंत्री उसको मिलने के लिए जाएं। अगर हम लोग सोच लीजिए कि कह देते हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, भाग जाओ यहाँ से, हमारे पास ये विकल्प भी था कि जिस एयरपोर्ट पे उतरे थे उस एयरपोर्ट से उनको वापस अरेस्ट करके बाहर भेज दिया जाए, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि मीडिया और सारे लोग ये कहते कि देखिए कांग्रेस पार्टी इतनी बेईमान और भ्रष्ट है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार भी नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति का चरित्र देखिए, क्लैरिजेस में बैठ के समझौता करते हैं कि हमें आपकी बात से सहमत हैं और बाहर निकल के रामलीला मैदान में भड़काना चालू कर देते हैं। ये उस व्यक्ति का चरित्र इससे प्रमाणित होता है। क्योंकि आपकी सरकार के मंत्री कपिल सिब्बल, उनका बयान है रामदेव द्वारा उठाए गए सवाल बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर हैं। सरकार बाबा के सवालों के प्रति संवेदनशील है। सरकार उनके साथ बैठकर काला धन वापस लाने पर विचार कर रही है। की ना, उन्होंने बात की और बात करके समझौता किया, उनको विश्वास में लिया और उनको कन्विंस किया। लेकिन दोनों बात तो नहीं हो सकती कि एक आदमी को आप धोखेबाज भी कहें, मां ठग भी कहें, उसके साथ मिलकर काला धन वापस लाने की स्कीम भी बनाए। बात यह है कि उन्होंने जो चर्चा की थी वो चर्चा एक अच्छे वातावरण बनाने में की थी। लेकिन ये बात सही है कि मेरा उनके बारे में जो जानकारी मुझे थी और जो मेरा उनके बारे में जो परसेप्शन था वो शुरू से ही जो मैं कहता आया हूं उस पर मैं आज भी कायम हूं। ये तो बात मानता हूं कि आप जो बात कहते हैं वो पार्टी बाद में कहती है। ये आपकी मेहरबानी, अगर आप ये कहते हैं, ऐसी बात है नहीं वैसे। इसीलिए किसने मुझे कांग्रेस के नेता ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बारे में कहना चाहिए कि वो जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। ये इल्जाम नहीं हो सकता, प्रशंसा हो सकती है। बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पे पुलिस ने जो आधी रात को कार्यवाही की, आप उससे कहां तक सहमत है कि वो सही है या गलत है? रामदेव जी को स्वाभिमान ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने इजाज़त मांगी योग शिविर लगाने के लिए रामलीला मैदान पर। रामलीला मैदान पर कोई धरना अनशन न किया जाए, इसके अनेक बार अदालत के फैसले हैं। और साथ में ये भी है कि चांदनी चौक निकट है, वहाँ कम्युनल राइट्स की हिस्ट्री है।
इसलिए इस बात को सोचा गया था कि वहां पर कोई अनशन, आंदोलन, प्रदर्शन करने के लिए न दिया जाए। इजाजत दी गई थी स्वाभिमान ट्रस्ट को योग शिविर लगाने के लिए। योग शिविर तो नहीं लगा, 18 करोड़ रुपए का खर्चा करके उन्होंने पंडाल बनाया, और पंडाल बनाने के बाद उन्होंने वहां समझौता किया तो क्लैरिजेस होटल में कर लिया, लेकिन वहां जाकर लोगों को भड़काना चालू किया। प्रशासन के सामने जो भी उनके पास जानकारी रही हो, मैं नहीं जानता, लेकिन प्रशासन का जो की जवाबदारी और जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, शांति बनाए रखना, और इसलिए उन्होंने जो किया है वो उनके विवेक से किया है। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। आधी रात को जो प्रवृत्ता की गई वो कहाँ तक सहमत है आप, सही है या वो गलत है? कि बात आधी यह रात है, को सोते हुए लोगों को जगा के मारा गया, भगाया गया। सुबह होते होते वहां लाखों लोग इकट्ठे हो जाते और उसके बाद उनका हटाना संभव था कि नहीं था। इसलिए अगर कोई जातियां हुई हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट देख रही है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मसला है तो उनको तय करने दीजिए। आप दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो रामलीला मैदान में उन्होंने धरना किया उसकी उनको परमिशन लेनी चाहिए थी? देखिए, धरने की परमिशन मिलती ही नहीं है, केवल योग शिविर की इजाजत दी गई थी, और योग शिविर करने के बजाय वो वहां पे प्रदर्शन चालू कर दिया था। भट्टा पारसौल में आप धरना देने गए थे, आपने इजाजत ली थी सरकार से? बात बिल्कुल नहीं ली थी, बिल्कुल नहीं ली थी, क्योंकि वहां पे 144 उस समय नहीं लगी हुई थी।